हेलो बच्चों, मैं हूँ एस.एन. राय, डायरेक्टर फिजिक्स पोटेंशियल इम्पल्स नीट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज। राइट। एप्लीकेशंस का मतलब ये हुआ है इसमें कि न्यूटन्स लॉ जो होते हैं, हम सबको पता है कि 3 न्यूटन्स लॉ होते हैं। इन तीनों न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशंस में बात करते हैं और न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में आते हैं। ठीक है। थियोरेटिकल हमारा इस समय एंगल नहीं रहेगा। हमारा एंगल बस ये रहेगा कि न्यूटन्स लॉ के जो क्वेश्चंस आते हैं, खास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट और आईआईटी जेईई वगैरह में जो भी आते हैं, तो बेसिक सब जगह एक ही रहता है। राइट। एक ही रहता है कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं और शॉर्ट टाइम में कैसे करते हैं। मिनिमम टाइम में, बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम लगना चाहिए। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। हमारा पर्पज क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। ये मानते हुए कि थ्योरी आपको आता है, बस आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम किस तरीके की होती है, कहाँ पे आती है, कैसे सोचते हैं क्वेश्चंस को, ये डील करते हैं इसमें। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं थ्योरी का एक पार्ट। ठीक है। एज वी नो दैट द लॉज जो होते हैं न्यूटन्स के, वो 3 हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये मानते हैं हम लोग। क्या करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट में कि एवरी बॉडी continues to be in state of rest or in uniform motion along a straight line unless and until we apply some net external force। मतलब कि जब तक किसी पार्टिकल पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तब तक वो बॉडी क्या रहेगी, अनएसिलरेटेड रहेगी। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स लगेगा किसी पार्टिकल पे, तभी वो एसिलरेटेड होगी। यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस एक्सीलरेशन जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, मतलब कि वेलोसिटी जीरो है तो जीरो ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये है फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहते हैं कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। मैथमेटिकली सेकंड लॉ को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू dp by dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। इसी में अगर मास पार्टिकल का कांस्टेंट है m, v वेलोसिटी है इस समय, इसको ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मेट में बदल जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। मतलब कि मास को कांस्टेंट अगर मानते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज करने का अपने पास ऑप्शन है, तो dv वेक्टर बाय dt विल गिव द एक्सीलरेशन। और ये पता है कि मास का पार्टिकल है, ए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द पार्टिकल अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है। ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है पार्टिकल पे, ये फोर्सेस मेजर करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं इनर्शियल फ्रेम से। इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये हुआ कि अनएसिलरेटेड फ्रेम कुछ एक्सीलरेशन इज जीरो। ठीक है। या तो फ्रेम जो ऑब्जर्वेशन का लोकेशन है वो या तो रेस्ट में हो परमानेंटली, या अगर मूव कर रहा हो तो कांस्टेंट वेलोसिटी से। मतलब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो उस फ्रेम को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा उसका। ठीक है। और ये जानते हैं हम लोग कि न्यूटन्स जो लॉ है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसा है कि नॉन इनर्शियल मतलब एक्सीलरेटेड फ्रेम से आप इस स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे तो आपको गलत आंसर मिलेगा, गलत रिजल्ट आएगा उससे। यह फॉर्मूला आप इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लाई करेंगे। अगर नॉन इनर्शियल में आप न्यूटन्स लॉ को यूज करना चाहते हैं अगर मैथमेटिकली, तो विद सम मैथमेटिकल मॉडिफिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक एडिशनल फोर्स लगा देंगे, सूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, उसकी बात यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी। अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ का। सबको बताया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स इसका ये हुआ कि हर एक्शन फोर्स का एक रिएक्शन फोर्स होगा जो मैग्नीट्यूड में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों इक्वल होंगे और डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट होगा। एक इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट ये है कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा,
एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा पेयर में होंगे। वो एक्शन रिएक्शन इसीलिए बोल भी रहे हैं, मतलब तो यही हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि ऑल रियल फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। और दोनों एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होगा ये साइमल्टेनियसली लगता है, इनके बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक्शन फोर्स अभी लगेगा थोड़ी देर बाद रिएक्शन लगेगा, ऐसा नहीं होगा। बोथ विल एक्ट साइमल्टेनियसली, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन दिस टू। अब एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस एक्ट करता है, ठीक है, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेगा। ठीक, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे ही एक्ट करेगा। और ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा सेम नेचर ऑफ फोर्स को ही बिलोंग करेगा। कैटेगरी जो फोर्स का होगा, नेचर होगा, एक ही होगा। ऑब्वियसली है कि कोई इकलौता अकेला फोर्स कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का है मामला तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगेगा, एक दूसरे पे लगाएंगे, पहला दूसरे पे लगाएगा तो दूसरा पहले को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो म्यूचुअल फोर्स होगा। तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा। ठीक है, एक नेचर का मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि एक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल नेचर का है तो रिएक्शन फोर्स किसी और नेचर का होगा, लाइक जैसे इलेक्ट्रिकल नेचर का होगा, ऐसा नहीं होगा, इट इज इम्पॉसिबल। तो ये बेसिक न्यूटन थर्ड लॉ का बेसिक जो थ्योरी था वो ये था, ब्रीफ किया हमने। और ये देखा होगा कि मैथमेटिकल यूज जो होता है ज्यादातर सेकेंड लॉ का है, जो कह सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं हम लोग इसके थ्रू ज्यादा। तो एप्लीकेशन जो होंगे आसपास इसी के सराउंडिंग में रहेगा, इसको आप मैथमेटिकली जैसे लिख दें। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं कि मैथमेटिकली क्वेश्चंस जो हैंडल करते हैं। अब बात है किसमें आया था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल का मतलब ये हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। कोई ऐसा फोर्स का नेचर नहीं है कि ये अलग है ये अलग है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ आवर सिस्टम, कि हमारा सिस्टम क्या है ऑब्जेक्ट का। जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कोई एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ब्लॉक्स लगे हैं, पुली लगा है, स्ट्रिंग लगा है, एक पर्टिकुलर आप पार्ट का बनाते हो अलग डीअटैच करके, उसमें सारे एक्सटर्नल फोर्सेस शो करते हैं। तो जिसको हम सिस्टम बनाएंगे उसके एक्सटर्नली जो भी एजेंट होंगे, जो फोर्स लगाएंगे वो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे। ठीक है, जिसको एज्यूम किए सिस्टम, उसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट्स होंगे आपस में अगर कोई फोर्स लगाते हो तो इंटरनल होगा। तो इसमें जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था एफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखा था, उस इस फोर्स में इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं है। मतलब जिस सिस्टम को हम एज्यूम करेंगे उस सिस्टम में जो लगने वाला इंटरनल फोर्सेस होगा वो उस सिस्टम को एक्सीलरेशन नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल एकदम क्लियर कट है इसमें। अब इसमें आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, एग्जांपल पे आते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। अब ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये ऑलरेडी AIPMT का क्वेश्चन है 2015 का। इसमें ये हॉरिजॉन्टल एक सरफेस है जो स्मूथ है। जब तक हम लोग फ्रिक्शन नहीं डील कर लेते तब तक सरफेसेस को स्मूथ रखेंगे। और इसमें 3 ब्लॉक्स कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ दिया हुआ है। ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी और ये ब्लॉक है सी। इनके मासेस दिया हुआ है, ये है 4 kg, ये 2 kg एंड दिस वन इज 1 kg। और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया यहाँ पे जिसकी वैल्यू है 14 न्यूटन। क्वेश्चन इसमें यह पूछा गया है व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया था फोर्स, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। इसमें फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। अब इसमें देखिए क्या है, ये कनेक्टेड ब्लॉक्स का सिस्टम है। एक तरह से कनेक्टेड ब्लॉक सिस्टम में क्या है, ये जिस एक्सीलरेशन से ये चलेगा उसी
एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स। तो सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स का मतलब ये होता है, जैसे ट्रेन की बोगी से कनेक्टेड होती है, तो एक बोगी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितने किसी गिवन टाइम में, वो सारी बोगीज उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कनेक्टेड सिस्टम विल बी सेम इन द सेम टाइम। यहाँ पे एक्सीलरेशन के एंगल से अगर देखें तो अगर कनेक्टेड सिस्टम है तो उसमें एक पार्ट का जो एक्सीलरेशन होगा उतना ही मैग्नीट्यूड वाइज एक्सीलरेशन हर एक पार्ट का होगा। डायरेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे ये है कि अगर ये ब्लॉक इधर एक्सीलरेट हो रहा है, ये भी इधर होगा, इधर ही होगा, तो सबका एक कॉमन एक्सीलरेशन आएगा। तो एक कॉमन एक्सीलरेशन ही आएगा जिसको हम निकाल भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पूछेगा तो बता भी सकते हैं। तो कनेक्टेड सिस्टम के लिए स्पेसिफिक एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने का। फॉर सिस्टम ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स बॉडीज कोई भी कनेक्टेड है तो उसमें क्या होता है, आप ये कह सकते हो कॉमन एक्सीलरेशन जो आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, पूरे कनेक्टेड जो सिस्टम आपने एज्यूम किया होगा उस पर टोटल नेट पुलिंग या नेट पुश करने वाला जो भी होगा फोर्स ऑन एंटायर सिस्टम जो कनेक्टेड बनाए हो और डिवाइडेड बाय टोटल मासेज इन मोशन। ये क्या करेगा, ये फॉर्मूला जो शॉर्ट में एक्सेलरेशन को तुरंत निकाल देगा कनेक्टेड सिस्टम के केसेस में। ठीक है, और इसे हम चाहें तो बेसिक से भी निकाल सकते हैं। बेसिक का मतलब होता है कि 1 by 1 सबका एबीडी बनाए, सिस्टम एक एक ब्लॉक का एबीडी बनाए, सारे फोर्सेज निकालें, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, फोर्स इक्वेशन लिखें, उसके बाद मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन बनाना है सिस्टमेटिक वो बनाते हैं। तो ये देख रहे हैं कि ये कॉमन एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड से चलेंगे तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं, टाइम सेव करना होगा। तो अब क्या है कि एक ए और बी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स पूछा है, ए पुश करेगा, बी को धक्का मारेगा, वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है। तो बी इसको ए को इधर धक्का मारेगा। नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होता है बेटा, ये हमेशा किसी भी कांटेक्ट सरफेसेस के बीच में आपस में लगेगा जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहेंगे, और हमेशा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नाम ही है उसका, नॉर्मल रिएक्शन, हमेशा सरफेस जो होगा कांटेक्ट उसके परपेंडिकुलर ही लगेगा, और नेचर वाइज ऐसा होगा वो धक्का मारेगा सरफेस को। धक्का मारेगा मतलब कि अगर यहाँ पे लगेगा तो इधर धक्का मारेगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर ऊपर से है तो नीचे की ओर धक्का मारेगा। तो पुश हमेशा अपने से दूर होता है और सरफेस के नॉर्मल होगा। वैल्यू क्या होगा वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चॉइस है, हम 1 by 1 सबका एबीडी भी बना सकते हैं, और चाहे तो ये कर सकते हैं कि तीनों एक सिंगल ब्लॉक की तरह चलेगा, एक कॉमन एक्सीलरेशन ए से। एज ए सिंगल कनेक्टेड सिस्टम बात कर रहे हैं, एक सिंगल ब्लॉक हो गया। तो आप ये इस फॉर्मूले का अगर यूज करते हो एक्सीलरेशन तो आपको एक सिंगल लाइन में मिलेगा। तो पूरा एंटायर जो कनेक्टेड सिस्टम है, देखो हमने ए बी और सी तीनों का एक सिस्टम बना दिया है। तो ए बी को धक्का मार रहा होगा, बी ए को मार रहा होगा, बी सी को मार रहा होगा, सी बी को मार रहा होगा। इनमें ये इंटरनल फोर्सेज हैं, इसमें अब कोई रोल नहीं है। जो हमने घेरा लगाया अब उसके बाहर सोचो आप, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, इन तीन के अलावा अब सोचो आप, ठीक है, कौन एक्सटर्नल एजेंट है। तो बिल्कुल है, नॉर्मल इनके रिएक्शंस होंगे, जो यहाँ स्मूथ सरफेस है ऑरिजेंटल वो ऊपर लगेगा इनके mg। ये सब बैलेंस है, वर्टिकल में कोई मूवमेंट नहीं है, किसी भी टाइप का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, बैलेंस फोर्सेस है। ठीक है, तो इस पर ऑरिजेंटल डायरेक्शन में सिर्फ अकेला एकमात्र यही फोर्स है। तो नेट पुश करने वाला फोर्स सिस्टम को ये है, और टोटल मासेस इन मोशन 4 + 2 + 1 कितना हुआ 7 kg। तो ये आ गया एक्सीलरेशन कॉमन 2 मीटर/सेकंड²। शायद अगर ये क्वेश्चन रहता तो एक्सीलरेशन निकालना बहुत आसान था। अब देखिए, अब क्या है कि अब आपको ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालना है। तो आप बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो, ए का भी बना सकते हो। ठीक है, अब हम किसका बनाएं तो ज्यादा बेनिफिट होगा, तो हम ए का बनाते हैं।
तो ए का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक ए को हम एक सिस्टम एज्यूम कर लिए हैं, ठीक है। ब्लॉक ए इज टेकन एज अ सिंगल सिस्टम, मतलब ब्लॉक ए का नाम छोड़ दो आप, तो बाकी जो भी होंगे आसपास सराउंडिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस जो भी होंगे वो सब एक्सटर्नल होंगे। अब देखिए इसमें ब्लॉक ए पे नीचे से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो स्मूथ सरफेस था हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे सपोज ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसका जो वेट है वो 40 न्यूटन लगेगा, ठीक है। ये 40 न्यूटन का ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg फोर्स लगेगा। यहाँ पे इसके बगल में यहाँ पे हम धक्का जो मार रहे हैं वो फोर्स लगेगा और ये वैल्यू दिया हुआ है 40 न्यूटन। देखो ब्लॉक ए के अलावा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा या एक्सटर्नल फोर्स है, mg एक्सटर्नल अर्थ लगाएगी, ये हम धक्का मार रहे हैं वो है। बाकी देख लीजिए इसके कांटेक्ट है ए और बी का, यहाँ पे तो ए का कांटेक्ट सरफेस ऐसे है, यहाँ पे जो बी है वो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स लगाएगी, वो वही है जिससे हमें फाइंड आउट करना है बोला गया है। तो देखो ए बी को धक्का इधर मारेगा तो बी किधर धक्का मारेगा, ऐसे भी आप देखो बी जब पुश करेगा, बी इधर है तो ये जब पुश करेगा तो इसको इधर लेफ्ट की तरफ धक्का मारेगा और फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए है, आप ऐसे सिंबल लिख दो। यही कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी है, मतलब बी ने ए को धक्का इधर मारा, ए ने ऑब्वियसली बी को राइट में धक्का मारा होगा। आप दोनों पेयर में से किसी एक पेयर की वैल्यू निकालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन किधर है आप देख रहे हो, ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब क्या करना है, अब हमें करना है अप्लाई न्यूटन्स लॉ का जो फॉर्मूला था, उसमें यह बताया गया था कि नेट किसी भी पार्टिकल पे, मतलब 4 kg का एक पार्टिकल है, इस पर नेट फोर्स, इस पर सारे फोर्सेस एज्यूम किए दिखाए दिए गए हैं एफबीडी में, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस है, ठीक है। ऑरिजेंटल में ये 14 न्यूटन है, ये एफबी है जो हमें फाइंड आउट करना है। एक्सीलरेशन नेट कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो नेट फोर्स एक्सटर्नल जो लग रहा है ऑरिजेंटल में और मास ऑब्जेक्ट का इनटू एक्सीलरेशन, ये होता है फॉर्मूला बेसिक हमारा न्यूटन्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। ये देखिए वेक्टर फॉर्म में है, तो आप एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर ही नेट फोर्स होगा हमेशा ऑलवेज। एक्सीलरेशन राइट में तो नेट फोर्स राइट में होगा, तो 40 न्यूटन और एफबीए का ये जो रिजल्टेंट आएगा नेट फोर्स ये आएगा इज इक्वल टू मास है 4 न्यूटन, एक्सीलरेशन है 2, तो जो एफबीए आएगा वो आएगा 14 माइनस 8, मतलब 6 न्यूटन आ रहा है आंसर, ठीक। इसको हमने ऐसे बनाया। अब ये देखिए हो सकता है कि मतलब हमने ये सोचा है, कोई स्टूडेंट कुछ और सोचे हो सकता है, ठीक है। वर्टिकल में कोई मामला बात था नहीं, एक्सीलरेशन भी नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन आंसर हो जाता, कोई मतलब नहीं है उसका। अब इसे सपोज करिए कि किसी ने कहा कि हम आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम आपने क्यों बनाया, आपने बी का क्यों नहीं बनाया, बी पर भी तो ये फोर्स का रिएक्शन इधर लगेगा, बिल्कुल आप सही बिल्कुल बना सकते हो, बट इसमें देखो क्या होता है उसको बना के देखते हैं। आंसर तो आ चुका है। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही है, इससे शॉर्टेस्ट नहीं मिलेगा, आप इसमें स्टेप सेव कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। अब क्या करते हैं हम फिर से इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे फिर से सॉल्व किया, आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम ए का बना चुके हैं ऑलरेडी, आप बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो। देखो बस हमें ये देखना है कि इसे क्यों नहीं किया, इस तरीके से क्यों नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे ले लिया और इसका वेट mg 20 न्यूटन। यहाँ पे देखिए ये फोर्स धक्का इधर मारेगा, फोर्स बाई ए ऑन बी, राइट में धक्का मारा, यही निकालना था हमें क्वेश्चन में, यही निकालना है। लेकिन सी भी आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड में एक पुश मारेगा, फोर्स अप्लाइड बाई सी ऑन बी। अब इसका भी एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, नो डाउट। अब देखिए यहां पे जब इक्वेशन आप लिखेंगे एफ ए बी अननोन है और इस समय आपको ये भी अननोन है, आपके पास दो नन आ रहे हैं। इसे हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, इसमें पूछा गया है अननेसेसरी, अब इससे हमें निकालना पड़ेगा।
ठीक। अब उसके लिए क्या करेंगे, आप सी का बी डी बनाओगे। जब सी का बी डी बनाओगे तो ये एफ सी बी जो है, जो था, इसका रिएक्शन होगा फोर्स बाई ब्लॉक बी ऑन सी, और ये वैल्यू वाइज दोनों इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन अपोजिट है। इसका नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट 10 न्यूटन, इधर से कोई पुश है नहीं, इसका एक्सीलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगा, आप इसे पूरा कंप्लीट करो। एफ बी सी को देखो, एफ बी सी नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में मास 1 kg, एक्सीलरेशन 2, तो 2 न्यूटन ये निकाला आपने, ये निकल गया। अब इसका इक्वेशन आप लिखेंगे एफ ए बी माइनस एफ सी बी, और एफ बी सी वैल्यू वाइज एक ही है 2 न्यूटन, इज इक्वल टू मास इसका है 2 kg इंटू एक्सीलरेशन 2। आप एफ ए बी निकालें 4 और प्लस 2 6 न्यूटन, आप इतने देर बाद निकालें। मतलब एक स्टेप के बजाय आपने इसको भी निकालना, इसको भी, मतलब एक के चक्कर में सब निकालना पड़ गया, और एक मतलब दो दो डबल एफ भी बनाना पड़ा, हमें टाइम कंज्यूम कर लिया। इस मेथड को हमने इसीलिए नहीं यूज किया था, और ये कोई नहीं कह सकता कि इस तरीके से बनाएंगे तो गलत है। जस्ट डिफरेंस ऑफ टाइम टेकन होगा, और कुछ भी नहीं होगा, कि उसमें कम टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। आप तीनों का एफबीडी बना के तीनों इक्वेशंस को आप ऐड करके एक्सीलरेशन निकालोगे, वही आएगा जो हमने डायरेक्ट निकाला था शॉर्ट से, कॉमन एक्सीलरेशन कनेक्टेड सिस्टम की तरह यूज करके। तो ये हैंडलिंग डिफरेंट होता है इसमें। न्यूटन्स लॉ में थ्योरी ज्यादा नहीं है, एप्लीकेशंस ज्यादा होता है। थ्योरी वही 3 लॉ है, और कुछ ज्यादा तो है नहीं कि चौथा कोई पढ़ लेगा, ठीक है। उनको आप कैसे मैथमेटिकली हैंडल करते हो, कभी वेक्टर लगेगा, कभी कुछ लगेगा, तो ये अलग अलग एप्लीकेशंस के लेवल है। अब क्या करते हैं, और क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम लोग। कुछ और क्वेश्चंस में मैथमेटिकल क्वेश्चंस की ही बात करेंगे। और किसी अगर ऐसा लगता है बेटा कि जैसे इसमें, जैसे हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं इस समय, ऐसा नहीं कि इसको थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं पढ़ते, ऐसा बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर किसी को जैसे रिक्वायरमेंट हो कि नहीं हमें थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा डिटेल चाहिए, तो हमारा फोकस बिल्कुल थ्योरी पर रहेगा, और विद सर्टेन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स, बेसिक एग्जाम्पल्स। इस समय हमारा फोकस न्यूमेरिकल पे ज्यादा है, ठीक है। हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि आपको थ्योरी आ रही है, बट आप अगर आप चाहते हो कि थ्योरी थोड़ा सा डिटेल हम बात करें, तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है, कि सर थ्योरी थोड़ा सा अलग से बात करिए। तो थ्योरी पर ज़्यादा फोकस रहेगा, और कुछ सर्टेन एग्जांपल्स थ्योरी समझाते समय हो जाएगा, वो अलग चीज़ है। अब इसमें फिर न्यूमेरिकल पे बात करते हैं कुछ। जब भी देखो मान लीजिए किसी क्वेश्चन में या कहीं पे भी, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पार्टिकल पे नेट फोर्स की बात करें, तो उसका एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करो, उस ऑब्जेक्ट का मास से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। अगर कोई फोर्सेस दे रहा है और रिजल्टेंट अगर पूछ रहा है नेट फोर्स, तो आप रिजल्टेंट निकालोगे। डिपेंड करता है कि आप वेक्टर सम करोगे बिल्कुल। एफ जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, इट इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे एक ये पुली है, और यहाँ पे एक मास है हो रहा है, ये 2 kg, और यहाँ पे एक है ब्लॉक, इसका मास है 4 kg, और यहाँ पे ये सपोर्ट लगा दिया, रखा हुआ है। देखिए पुली जो है वो फ्रिक्शनलेस है एंड मासलेस, आइडियल पुली बोलते हैं इसको, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, ये जूम कर लिया। और इट्स आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग है जो यूज कर रहे हैं। आइडियल स्ट्रिंग में मतलब क्या हुआ, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, और मासलेस, लाइट स्ट्रिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लाइट स्ट्रिंग मासलेस कहने का मतलब ये होता है कि जो ये ब्लॉक्स हैंग हैं, इनके रिस्पेक्ट में मास ऑफ स्ट्रिंग काफी कम है। इसका ये बेनिफिट होता है कि
इसमें जैसे ये स्ट्रिंग लाइट है तो ये हर पॉइंट पे टेंशन जो होगा इसमें फोर्स एक पहलू का होगा, डायरेक्शन तो हम लोग देख लेंगे। क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस पुली है, स्ट्रिंग इसके ऊपर से पास कर रही है, तो फ्रिक्शनलेस होने की वजह से अगल बगल का टेंशन भी सेम होगा। चूंकि ये मासलेस स्ट्रिंग है, हर पॉइंट पे टेंशन वैल्यू वाइज सेम होगा। ठीक, अदरवाइज अगर मासलेस नहीं है स्ट्रिंग, ठीक है, पुली तो इसमें मास बात करेगा तो यूज करेंगे, और फ्रिक्शनलेस पुली तो रहेगा ही। अगर फ्रिक्शनलेस नहीं रहेगा, फ्रिक्शनल रहेगा, तो रोटेशनल का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, यहाँ पे बात करना सही नहीं है। अब इसमें देखिए, अगर स्ट्रिंग अगर मास वाली है तो हम लोग अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं, वो अलग से पैटर्न है क्वेश्चन का। अब इसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट दिस सरफेस। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है आपको कितना होगा। अब देखिए जरा, इसमें अगर ये सपोर्ट नहीं रहता, आप ये सोचो, ये 4 kg नीचे जाता, ये 2 kg ऊपर जाता, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता, टेंशन निकाल लेते। बट यहाँ पे देखो, ये 4 kg को सपोर्ट कर दिया, तो ये तो नीचे जा नहीं सकता है। ठीक है, ये मतलब ये अब नीचे जाना अलाउड नहीं कर रहे हैं, और ये तो ज्यादा है नहीं कि चला जाएगा नीचे, तो ये हैंगिंग कंडीशन में रहेगा, और सारा चीज बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन में। एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों ये सब ब्लॉक सब सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये रेस्ट में है, ऑब्वियसली रेस्ट में रहेगा। अब इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 2 kg वाले ब्लॉक का, मतलब ये एक अरेंजमेंट हमारा एक सिस्टम है 2 kg। अब यहाँ पे देखिए, इसका वेट mg जो होगा वो 20 न्यूटन होगा, और यहाँ पे देखिए ज्वाइंट है जो स्ट्रिंग यहाँ पे बंधा हुआ है, तो स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है हमेशा ज्वाइंट से अवे होगा अलोंग द स्ट्रिंग, और नेचर इज पुलिंग मतलब स्ट्रिंग अपने अलोंग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बांधी है तो खींचेगी, पुलिंग नेचर होगा। कभी भी टेंशन किसी ऑब्जेक्ट को जहां बंधा है वो धक्का नहीं मारेगा, पुशिंग नेचर नहीं होता, ये कभी नहीं होगा। तो नेचर ऐसे और बनाते हैं इस तरीके से। अब देखिए, चूंकि ये रेस्ट में है, मतलब एक्सीलरेशन क्या है, 0 है, परमानेंटली रेस्ट में है, एक्सीलरेशन 0 है, तो यहाँ पे टेंशन जो आएगा वो 20 न्यूटन आ गया। ओके, टेंशन ट्रांसमिट हो गया, बिल्कुल सेम वैल्यू का जाएगा। तो 4 kg का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इसका 40 न्यूटन तो ये आएगा वेट, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, सपोज करिए N1 है, सिंबल चेंज किया है, बस कुछ नहीं। टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग में किधर होगा, ऊपर होगा, और ये टेंशन वही है जो आप वहां पे निकाले हो। अब देखिए, नॉर्मल रिएक्शन का रोल तब आएगा जब ये देखिए 20 न्यूटन, ऐसा तो नहीं कि 40 से ज्यादा या 40 हो, नहीं है, तो ये 20 प्लस N1 दोनों मिलकर ये बैलेंस करेंगे 40 न्यूटन वेट को, मींस N1 विल बी, आंसर कितना आएगा, 20 न्यूटन। अब ये जरा एक बार रिवर्स सोच के आप देखो कि अगर ये इंटरचेंज कर दे 4 और 2 को, समझना जरा बात को, तो क्या होने वाला है, इधर 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, तो 4 kg इधर नीचे जाएगा, एक्सीलरेट होगा, और 2 kg ऊपर, ये कांटेक्ट छूट जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम 0। देखो, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये तभी रोल में रहेगा जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में रहेंगे। नॉर्मल रिएक्शन का 0 होना ये इंडिकेट करता है कि देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। अगर मान लीजिए कहीं फिजिक्स में क्वेश्चन में अगर यूज करता है कि ये सरफेस, ये बॉडी इस सरफेस को कब छोड़ेगा, तो छोड़ने की शर्त होती है नॉर्मल रिएक्शन को 0 करना, मतलब ये सीधी सीधी बात है। तो देखो, उस केस में अगर ये इंटरचेंज कर देंगे तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। क्वेश्चन का कोई ना कोई टारगेट होता है कि आपको कहाँ पे ले जाना है, उसको क्या पूछना है। ये सिंपल क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपसे यह भी पूछा जाए कि इसमें टेंशन बताइए, ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है, जो पुली जहाँ पे हैंग की गई है, ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, पुली मासलेस है, नेट फोर्स 0 होगा यहाँ पे, तो ये टेंशन और ये टेंशन, मतलब अगर हम इसको देख ले एक बार के लिए, थोड़ा सा आप इसका वीडियो बनाते हैं तो देखिए, यहाँ पे टेंशन, ये टी इधर बनेगा, यहाँ पे टी अवे इधर बनेगा, और इसमें जो सीलिंग से कनेक्टेड थी यहाँ टेंशन टी होगा। क्योंकि इसका भी एक्सीलरेशन 0 है, तो टी डैश विल बी 2t,
तो टी का जो आंसर होगा उसको डबल कर देंगे तो ये इसका आ जाएगा यहाँ पे टेंशन। अब आते हैं एक और अरेंजमेंट लेते हैं हम सिंपल सा। इसमें एक पुली यहां पे लगाया, यहां पे एक हैंगिंग ब्लॉक है, सपोज करिए ये M1 है और यहां पे एक ब्लॉक है M3 और ये एक ब्लॉक है M2। आइडियल स्ट्रिंग एंड पुली, ठीक है, दोनों पुली आइडियल है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। स्ट्रिंग्स आइडियल है, जो भी है यहाँ पे स्ट्रिंग है सब आइडियल है। इसमें यह दिया गया है कि M1 जो ब्लॉक है इज एट रेस्ट है, M1 रेस्ट में हो, यह दिया हुआ है। अब इसमें यह बताना है कि M1 M2 M3 में रिलेशन एक फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस दिए रहते हैं आपको, फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन M1 M2 एंड M3 में क्या रिलेशन करेक्ट होगा इस कंडीशन में। अब देखिए चीजों को डायरेक्ट भी आप बना सकते हो। अब ये M1 जब रेस्ट में होगा तो आप ये देखिए M1 अगर रेस्ट में आप कह रहे हो यहाँ पे, इससे अटैच स्ट्रिंग से ये पुली है तो ये पुली भी रेस्ट में होगी। जब आप इसको रेस्ट में कहोगे तो ये पुली रेस्ट में होगी। मानो कि ये पुली को भी हम कहीं फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो एक डिफरेंट अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग एटूड मशीन बोलते हैं, जो नीट 2020 में जिसका यूज हुआ था, क्वेश्चन आया था। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। ये जो पुली अगर है यहाँ पे है, ये अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं और ये M2 है। आप कुछ रिजल्ट्स को यूज करोगे डायरेक्टली तो टाइम सेव होगा, हर चीज को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, फिर जल्दी सॉल्व। अगर मान लीजिए कि ये एक्सेलरेशन से नीचे जाता है और ये ऊपर जाता है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे हम डायरेक्टली। मान लीजिए M3 ज्यादा है M2 से, कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो टेंशन आएगा इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2M2 M3 इंटू जी अपान M2 प्लस M3। अब ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन है एटूड के जो है, अब वो रिजल्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मतलब इस रिजल्ट को आप यहाँ डायरेक्ट सेट कर दिए। अभी देखिए M1 जब रेस्ट में है तो यहाँ पे इसका M1 का एफबीडी बनाओगे तो यहाँ जो टेंशन आएगा, जो भी यहाँ पे टेंशन आएगा, मान लीजिए T1 है तो इसका जो M1G है वो नीचे वेट है, तो T1 आपको डायरेक्टली निकल जाएगा M1G के इक्वल। ओके, यही टेंशन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा टेंशन। अब देखिए ये चूंकि ये भी पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। अब इसका हम एफबीडी अगर बनाते हैं, ये इस वाले पुली का 2 नंबर इसको पुली ले ले, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे टेंशन T1 है और इसमें मान लीजिए कि टेंशन T है, जिसको हमें यहाँ पे T लिखे हुए हैं। यहाँ पे T, यहाँ पे T, चूंकि इसका भी एक्सेलरेशन 0 है तो T1 मस्ट बी इक्वल टू 2T। T1 की वैल्यू पता है यहाँ पे और T की वैल्यू वहां पे पता है। T1 की वैल्यू है M1G, ठीक है, अब मिटा दे रहे हैं इसको। तो T1 इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, T1 की वैल्यू है M1G, राइट, 2 टाइम्स ऑफ T अब ये डायरेक्ट यूज कर दिया हमने, 2 इंटू M2 M3 इंटू G अपान M2 प्लस M3, G कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 4M2 M3 इज इक्वल टू, इधर क्रॉस करके ले जा रहे हैं, M1 इंटू M2 प्लस M1 इंटू M3। ओके, अब इसमें कुछ रिलेशन दिया होगा, हो सकता है यही दिया हो, लेकिन वो जनरली ऐसा नहीं देते, बड़ा सिस्टमेटिक करके देते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें M1 M2 M3 से दोनों साइड्स में डिवाइड कर दे रहे हैं,
m1 m2 m3, यहाँ पे भी m1 m2 m3 ऑप्शंस के हिसाब से। यहाँ से देखिए 4 अपन क्या आ गया, m2 m3, 2 3 कट के m1 बचा। डिवाइड कर दीजिए, m1 m2 कैंसिल होगा, 1/m3 आएगा। यहाँ से डिवाइड करेंगे, 1 3 कटेगा, 1 and 3 कटेगा, 1 आ गया नीचे, m2 आ गया। ये जनरली ऑप्शन में ऐसा ही रहेगा। अब देखिए अगर ये एटूड का हम हेल्प नहीं लिए होते, मतलब इस वाले एटूड जो रिजल्ट बोल रहा है, एटूड मशीन बोलते हैं इसके अरेंजमेंट को, एटूड मशीन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, और ये नीट 2020 में आ चुका है, आप कह नहीं सकते हो डायरेक्ट रिजल्ट था। अगर इसको यूज नहीं किया होता तो ये हमारे लिए इसको भी सॉल्व करना पड़ता, एक अलग चैलेंज होता, टाइम टेकन प्रोसेस होता, और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ में कुछ जैसे न्यूमेरिकल्स देखा, और देखते हैं इसमें 2 न्यूमेरिकल, मिटा दें इसको। अब कुछ एक आता है इसमें कि जैसे लिफ्ट में वेइंग मशीन है, वहां पे पर्सन वेइंग मशीन में खड़ा है, वेइंग मशीन का कोई वेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो पर्सन का वेट जो आता है, एसिलरेटिंग लिफ्ट है कंडीशन में, ऊपर एसिलेट हो रही है, ऊपर एसिलेशन है, नीचे एसिलेशन है, जो भी है कांस्टेंट एसिलेशन है, तो जो वेइंग मशीन का जो रीडिंग आता है, बेसिकली वेइंग मशीन जो रीड करती है ना, वो नॉर्मली एक्शन रीड करती है किसी भी सिचुएशन में। नॉर्मली जैसे हम वेइंग मशीन पर ग्राउंड पे खड़े रहते हैं, तो जो वेट बताते हैं वो एक तो केजी वेट में बताता है, और ये हमको पता है कि केजी वेट में जो रीडिंग आती है, 1 केजी वेट जो होता है, ये होता है 9.8 न्यूटन, मतलब कह सकते हो आप 10 न्यूटन। अगर रीडिंग जनरली वो केजी में बताते हैं, तो वेइंग मशीन रीड करता है केजी में, रीडिंग बताता है 60 केजी वेट, 80 केजी वेट, जो भी है। न्यूटन में कहेंगे जैसे 60 केजी वेट है तो 600 न्यूटन हो गया, 10 का यूज कर लिया जी की वैल्यू को। अब इस कंडीशन में क्या आता है, बनाते कैसे हैं, तो हम कहे थे कि न्यूटन्स लॉ हमेशा इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है, तो ग्राउंड को हम लोग इनर्शियल फ्रेम में जूम करते हैं, नॉन इनर्शियल में नहीं जाएंगे, मतलब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने नहीं जाएंगे ओरिजिनल फॉर्मेट में। तो इस क्वेश्चन में देखो दिया रहता है, ये लिफ्ट है, ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की ओर मूव कर रही है, मूविंग अप, वर्टिकली अप जा रही है, और इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है वर्टिकली अपवर्ड, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ एक वेइंग मशीन लगा है, और यहाँ पे पर्सन है, सपोज करिए कोई मैन है, इसका मास m है, तो ये वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, सीधा मतलब। अब ये देखिए यहां अगर हम एफबीडी बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैन का, तो फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाएंगे वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बना रहे हैं। ग्राउंड स्टेशनरी फ्रेम है, और इसी को इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं ग्राउंड को। मतलब ये सोचिए कि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए एक ऑब्जर्वर रखे हैं जो ग्राउंड पे चुपचाप खड़ा है, ठीक है, वो देखकर इसको बताएगा इसका क्या क्या एक्सटर्नल फोर्सेस इस पर एक्ट कर रहे हैं। आप समझ लो कि ये मैन है, और मैन हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, ये मैन को एक सिस्टम एज्यूम कर लिया, इसका मास m है, तो इसका वेट ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा, अर्थ ने नीचे खींचा, और यहाँ पे वेइंग मशीन का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा जो निकालना है वो ये n1 ले लिया। ये सब एक्सटर्नल फोर्सेस है। अब ये देखिए कोई और एक्सटर्नल फोर्स है क्या, आदमी का कांटेक्ट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाया, वही निकालना था हमें, mg एक्सटर्नल फोर्स अर्थ ने लगाया, और कोई है नहीं है। ग्राउंड से देखेंगे तो ये लगेगा कि ये आदमी एक्सीलरेशन a से ही लिफ्ट के साथ वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। अब यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगा देना है, दो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं n1 एंड mg, तो इसको क्या करेंगे, जिधर नेट एक्सीलरेशन है उधर ही नेट फोर्स होगा, ऑब्वियसली n1 ज्यादा रहा होगा, तो नेट फोर्स होगा n1 माइनस mg
इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सीलरेशन। एनुअल आ जाएगा m इंटू जी प्लस ए। इसको बोलते हैं हम लोग एपरेंट वेट भी बोलते हैं। तो जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट mg जो होता है उससे ज्यादा आ रहा है। अब क्या करते हैं, ये लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही थी। अब ये क्वेश्चन में क्या हमने थोड़ा सा बदला। अब ध्यान देना, यहां पे बिल्कुल अलर्ट रहना। क्वेश्चन में ये लैंग्वेज में रहेगा जनरली, और जनरली ये रहेगा कि लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट रिटार्डेशन। लिफ्ट किधर मूव कर रही है, सिचुएशन को आप संभालना बिल्कुल, क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से देखना। लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड with constant retardation a। फिर हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है। फिर से वही बताना है क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन और द फोर्स नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ वेइंग मशीन ऑन द पर्सन। एबीडी बनाया हमने। ये बताइए लिफ्ट किधर जा रही है, लिफ्ट का मूवमेंट किधर है, मूवमेंट नीचे है। अब ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि कांस्टेंट रिटार्डेशन है, लिफ्ट नीचे आ रही है, रिटार्ड हो रही है। रिटार्ड मतलब होता है स्पीड कम हो रही है। तो एक्सीलरेशन लिफ्ट का किधर होगा, हमने पढ़ा है बेसिक प्रीवियस चैप्टर्स में। रिटार्डेशन तब होता है किसी ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर इसकी वेलोसिटी किधर है, मूवमेंट जिधर होगा, वेलोसिटी नीचे है, तो एक्सीलरेशन इसका लिफ्ट का ऊपर होगा, ठीक है, उल्टा होगा, ऊपर होगा तभी स्पीड कम होगी, नहीं तो बढ़ जाएगी स्पीड। तो इसका मतलब लिफ्ट का एक्सीलरेशन किधर है, ऊपर है, कांस्टेंट ए वही दिया है। तो दिस इज द केस ऑफ बेसिकली रिटार्डेशन ऑफ लिफ्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो आंसर अलग आएगा कि वही आएगा, ये क्वेश्चन उठता है थोड़ा सा। अब आप देखिए ये दोनों फोर्सेस जो डायग्राम वाइज बने हैं बीडी वो वैसे ही रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वही रहा। अब ये बताइए जब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वही रहा तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसका आंसर डिफरेंट आएगा, कहाँ कोई चेंज है, वैसे ही डायग्राम बना हुआ है जैसे पहले बना था। आप इक्वेशन क्या लिखोगे, नेट फोर्स, आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर जब कर रहे हो तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m इनटू एक्सीलरेशन। जिधर एक्सीलरेशन होगा उधर ही नेट फोर्स होगा, जिधर नेट फोर्स होगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा। तो ये बताइए कि एक्सीलरेशन जिधर है उधर ही नेट फोर्स होगा, तो इक्वेशन तो वही लिखोगे आप, n1 माइनस एम जी इक्वल टू एम है, तो आंसर तो वही आएगा। तो बहुत लोग इसमें याद कर जाते हैं, खासतौर से देखते हैं कि स्टूडेंट बहुत लोग याद करते हैं कि लिफ्ट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो जी प्लस है, नीचे आएगी तो जी माइनस है, याद कर लिया, रट लिया, ये समझा ही नहीं कि क्या मैटर था। इसीलिए लैंग्वेज का ये गेम खेला जाता है कि लैंग्वेज ऐसा बनाया जाए थोड़ा बेसिक भी यूज हो जाए पहले वाले चैप्टर से। तो देखिए कोई चेंज नहीं है, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन पे डिपेंडेंसी थी। लिफ्ट का एक्सीलरेशन तो ये ऊपर ही रहा, आप जाने ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ लिफ्ट लेकर, उससे क्या लेना देना है, ठीक है। इसी वजह से यही आंसर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कुछ और आएगा, ठीक है। आप जो याद किए हो अब देखिए क्या होता है। अब लिख दिया मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ए, मतलब एक्सीलरेशन किधर है, अब स्पीड अप का केस है, एक्सीलरेशन को भी नीचे कर दिया। अब जाके देखिए डाउनवर्ड मूवमेंट है, एक्सीलरेशन लिफ्ट का नीचे है। अब ये डायरेक्शन अब जाके बदला है, अब जाके जब ये बदलेगा तो यहाँ अब वो लग नहीं रहा आने वाला है, नेट एक्सीलरेशन नीचे हो गया तो नेट फोर्स मस्ट बी पर्टिकुलरली डाउनवर्ड। अब mg n2 पे डोमिनेट करेगा तो नेट फोर्स कितना होगा जी, mg माइनस n2 होगा, इज इक्वल टू मास m इंटू एक्सीलरेशन है, n2 विल बी लाइक m इंटू जी माइनस ए। अब ये देखिए एक्चुअल वेट से
ये कम आ रहा है। अब ये देखिए, मान लीजिए कि कोई लिफ्ट है, यहाँ केबल है और लगा हुआ ये टूट गया, तो लिफ्ट का जब केबल टूट जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहा है। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट की कंडीशन अगर हो गई तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन विल बी लाइक जी। अब यहां पे रख देंगे तो n2 जो देख रहे हो आप 0 हो जाएगा। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। मतलब आपका वेट वेइंग मशीन पे 0 दिखेगा बिल्कुल। यह सिचुएशन है लिफ्ट का, जैसे हम बात कर रहे थे वेइंग मशीन की बात कर रहे थे, इस तरीके के बहुत सारे इसमें सिचुएशंस है। और सिचुएशन की बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये नीट का क्वेश्चन है, 2013 नीट का, बहुत सिंपल क्वेश्चन था इसमें। ये ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ये मास m, ये 2m एंड ये 3m। इसको यहां से एक फोर्स कांस्टेंट वर्टिकली लगाया गया और ये एंटायर एलिमेंट जो है, दिस एंटायर एलिमेंट इज पुल्ड vertically upward with constant speed। मतलब ये समझ लो स्ट्रिंग आइडियल है, ऐसे करके खींचा जा रहा है बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड। क्वेश्चन तो जो पूछा था वो पूछा था कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक बी। नेट फोर्स ऑन बी पूछा था क्वेश्चन में। हमने ये कहा था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी एंटायर सिस्टम, किसी भी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स पूछे तो एक्सीलरेशन उसका निकाल लो, या देखो कि कहीं पता तो नहीं है आइडिया, इनडायरेक्टली मास से उसके मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल ऑलवेज गिव द नेट फोर्स ऑन दैट पार्टिकल। ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर। अब ये देखिए सर, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था और सेकंड का क्वेश्चन था, मतलब 2 5 4 सेकंड का ही क्वेश्चन था। ये बताइए डायरेक्शन आप कह दिए हो कि वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है हर एक पार्ट, ये कनेक्टेड सिस्टम है। मेडिकल में हमेशा कनेक्टेड सिस्टम ही आए हैं, ठीक है, कभी भी आया है तो कनेक्टेड सिस्टम आता है, और कुछ और भी आएगा तो फिर सोचना होगा। अब यहाँ पे ये देखिए स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन फिक्स है, इसका मतलब कि ये कह सकते हो कि पूरे एंटायर अरेंजमेंट का, कनेक्टेड सिस्टम का वेलोसिटी कांस्टेंट है। और ये जानते हो बेसिक आप कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन 0 है, एंटायर सिस्टम का एक्सीलरेशन 0 है। तो जहां पे बात करना है बात कर लो, इसका मतलब कि फोर्स जो नेट आएगा ऑन ब्लॉक नंबर बी वो हो जाएगा 0, क्योंकि मास 2m इंटू एक्सीलरेशन 0 कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ए पे भी फोर्स नेट पूछोगे तो भी 0 होगा, सी पे भी 0 है, एंटायर सिस्टम पे भी 0 है। हाँ, अगर कोई ये कह देगा कि ऐसा करो कि आप इसमें टेंशन बताओ, यहाँ पे जैसे T1 सी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रिंग है, आप कुछ ना करो, इसका बीडी बना दो, यहाँ टेंशन यहाँ से कट कर दिया हमने फिगर को, और इसका जो वेट है वो 3 mg है, एक्सीलरेशन सबका 0 है। ऑब्वियसली ये बैलेंस फोर्स लग रहा होगा, ऊपर टेंशन कितना होगा T1, नीचे कितना है 3 mg, इसमें टेंशन हो जाएगा 3 mg। इसी तरीके से आप कहीं का भी और भी फोर्स से टेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब आप चाहो तो इसमें भी टेंशन निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एफबीडी बना लिया, यहाँ पे 3 mg वेट था, ऊपर टेंशन था, आराम से आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। तो ये अरेंजमेंट है, एक आया हुआ क्वेश्चन का सिंपल सा एक एग्जांपल है।
आप नेक्स्ट टाइम फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, न्यूमेरिकल्स और कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू।